दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक 1 की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1, अध्याय 11। ज़ौर और इरिट्रिया का प्रथम युद्ध, जैसन का हमला। ज़ोरो भागते हुए धर्मा और तारा के पास आया। ज़ोरो ने बोला, लौरा को होश नहीं आ रहा है। तारा बोली, तुम परेशान मत हो, तुम फौरन प्रोफेसर बोरो को खबर करो, वह अच्छे डॉक्टर्स को जानते हैं। ज़ोरो तुरंत प्रोफेसर बोरो के पास चला गया। धर्मा को समझ आ गया था कि ज़ोरो लौरा को बहुत पसंद करता है, क्योंकि लेडी तारा और प्रोफेसर बोरो दोनों ही लौरा की तबीयत को लेकर सामान्य थे, परंतु ज़ोरो कुछ ज़्यादा ही भावुक था। धर्मा ने तारा से पूछा, कोलार्क अब मैकाबर जैसे भाड़े के हथियारे ले जाकर इरिट्रिया पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। तारा ने बोला, मैं समझ सकती हूँ कि तुमको लग रहा होगा कि कोलार्क कैसे भाड़े के हथियारों से अजय सेना का मुकाबला करेगा। धर्मा ने बोला, हाँ वो भी है, और क्या कोई पूछेगा नहीं कि एफटीएल शिप कैसे हाईजैक हो गया। लेडी तारा ने बोला, एफटीएल शिप के लिए फैलानी बहुत पैसे लेती थी। यदि समय पर उसका शिप वापस नहीं आता था तो वो अपने शिप की कीमत वसूल कर लेती थी। धर्मा ने कहा, समझ गया। यदि कोलार की कंपनी ने फैलानी को एफटीएल शिप के पैसे दे दिए तो उसे कोई मतलब नहीं रहेगा, और मैकाबर का तो काम ही था पैसे लेकर युद्ध करना। तारा ने कहा, हाँ आगे बताती हूँ। एडमिरल ने जैसन को इरिट्रिया का मैप दिखाया और बोला, इरिट्रिया पर 3 जगह सबसे ज़्यादा अंतियम के भंडार हैं। एक तो गिरी पर्वत पर जो ग्रीनलैंड में है, और दूसरा हेयस के सरन शहर में, तीसरा पानी के अंदर लेनोगे नामक शहर में जो समुद्र तल पर स्थित है। जैसन ने बीच में बोला, हमारे पास इतना समय और साधन नहीं है कि हम इतने सारी जगह फैक्ट्री खोल सकें। हम गिरी पर्वत को टारगेट करते हैं। एडमिरल बोली, वैसे हमें कुछ भी टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो उनसे शांति से बात करके। जैसन बीच में बोला, नहीं एडमिरल, हमें शांति और संधि नहीं चाहिए, हमें अंतियम पर कब्जा करके जल्दी ही एफटीएल जैसे शिप बनाने होंगे। एडमिरल कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही जैसन ने वार्तालाप बंद करवा दिया। उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। उसने अपने दोनों स्पेसशिप जिसमें अजय सेना के फौजी थे उनको लेकर इरिट्रिया पर उतरने का फैसला किया। उसने बाकी दोनों स्टारगेट शिप जिसमें सैनिक नहीं थे उनको 5 लाख किलोमीटर दूरी छोड़ रखा था। जैसन को पता था कि उन स्टारगेट शिप तक इरिट्रिया के लोग नहीं पहुंच सकते। एडमिरल ने जैसन को बता दिया था कि इरिट्रिया के पास स्पेसशिप नहीं है। उनके पास प्लेन है, फाइटर जेट हैं, परंतु अपने प्लैनेट से बाहर जाने वाले स्पेसशिप नहीं हैं। वो 5 लाख किलोमीटर दूर पार्क्ड स्पेसशिप पर हमला नहीं कर सकते। फिर भी जैसन ने अपनी एक अजय सेना के सैनिक को उन स्पेसशिप पर रख छोड़ा था। कुछ ही देर में जैसन अपने दोनों स्पेसशिप में जिसमें अजय सेना के सैनिक थे उनको लेकर इरिट्रिया पर लैंड कर गया। एडमिरल ने बहुत ही अच्छी इमेज बना रखी थी, इसलिए महाराज एवं अन्य लोगों ने जैसन को आमंत्रित किया था, परंतु उसके इतने बड़े स्पेसशिप और इतनी फौज देखकर वो लोग घबरा गए थे। एक बहुत बड़े मीटिंग रूम में जैसन, एडमिरल, महाराज, परम गुरु और बाकी बहुत से लोग थे। परम गुरु ने बात शुरू की। वो अपने पानी वाले चैम्बर से हेलमेट के द्वारा बोले। हालांकि उनकी बात को मानसिक संदेश के द्वारा जैसन ने बिना बोले ही पढ़ लिया था। परम गुरु ने बोला,
हम चाहते हैं कि इससे पहले जैसन बीच में बोला, मुझे तुम लोगों से कुछ बात नहीं करनी। जैसन का मानसिक संदेश वहां उपस्थित सभी लोगों को मिल रहा था। वहां मीडिया के लोग भी थे जो पूरी दुनिया को एलियन से मुलाकात का लाइव प्रसारण कर रहे थे। उनको लगा कि जैसन ही जौर का राजा है और एडमिरल उसकी सेनापति। इरिट्रिया के कोने कोने में ये सभा लाइव देखी जा रही थी। मीडिया के कर्मी जैसन द्वारा दिए गए मानसिक संदेश को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को बता रहे थे। परम गुरु की इतनी बेइज्जती लोगों को पसंद नहीं आई। ज्योति फिर भी बोली, आप लोग क्या चाहते हैं? इससे पहले एडमिरल कुछ बोलती, जैसन बोला, तुम हमें अंतिम दे दो। हम सभी अंतिम के भंडार पर कब्जा कर लेंगे और अपनी फैक्ट्री बनाएंगे। एडमिरल ने बोला, अंतिम मतलब ब्लैक स्टोन। महाराज बोले, परंतु ब्लैक स्टोन हमारे लिए पवित्र है क्योंकि हम उससे हमारे भगवान की मूर्तियां बनाते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। जैसन चिल्लाया, मूर्खों, तुम लोगों से इजाजत नहीं ले रहा हूं, बोल रहा हूं। मरने से बचना है तो चुपचाप अंतिम हमें दे दो। जैसन बिना बात के एग्रेसिव हो रहा था। उसका इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। जो अच्छी इमेज एडमिरल ने पेश की थी वो सब जैसन ने बर्बाद कर दी थी। परम गुरु ने गुस्से में बोला, तो फिर देख लेते हैं कौन मरता है। परम गुरु को इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की। जैसन ने परम गुरु की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी जैसी मछलियां हम फ्राई करके नाश्ते में खाते हैं। मैं चाहता तो अभी तुम लोगों को बता देता अजय सेना क्या चीज है, परंतु ये शांति प्रस्ताव की मीटिंग है। मैं जा रहा हूं, परंतु तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसन गुस्से में वहां से निकल गया। सभी लोगों को जैसन का ये व्यवहार बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जैसन ने यदि एडमिरल जैसा ही अच्छा व्यवहार दर्शाया होता तो शायद कुछ हो भी जाता, परंतु उसका ये व्यवहार इरिट्रिया के लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जैसन अपनी स्पेसशिप पर पहुंचा और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सब लोगों को दिखा दो अजय सेना का कहर। सैनिकों ने एक साथ बोला, जी सर। कुल मिलाकर 100 अजय सैनिक थे। उनमें से 25 सैनिकों ने मानसिक संदेश दिया और अपने आप को एक अभेद्य कवच में ढक लिया। वो सभी वहां से उड़े और सरन शहर जहां पर मीटिंग हुई थी वहां पर पहुंचकर आग बरसाने लगे। उन सैनिकों के सूट में से अनेकों घातक मिसाइल निकलकर शहर के अलग अलग स्थानों में तबाही मचा रही थी। ज्योति भी वहां अपने सैनिकों के साथ पहुंची, परंतु अजय सेना के सैनिकों पर कोई भी वार का कुछ असर नहीं हो रहा था। मात्र कुछ ही मिनटों में अजय सेना ने सरन शहर को आग का गोला बना दिया। ज्योति के सभी सैनिक मारे गए। बड़ी मुश्किल से ज्योति वहां से भागने में कामयाब हुई। महाराज और अन्य लोग भी यहाँ वहाँ भागकर अपनी जान बचाने पर मजबूर हो गए। जैसन एडमिरल के साथ अपने स्टार के शिप में बैठकर उड़ गया और जल्द ही इरिट्रिया से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में पहुंच गया। उस पर आक्रमण करना इरिट्रिया के लोगों के लिए मुश्किल था, परंतु अजय सेना के 25 सैनिक उड़ उड़कर अलग अलग शहरों में पहुंच रहे थे और तबाही मचा रहे थे। जैसन ने एडमिरल से बोला, आगे का प्लान सिंपल है। तुम कुछ सैनिक लेकर जाओ और गिरी पर्वत को अपने कब्जे में ले लो। मैं अपने दोनों स्पेसशिप जिसमें टेक्नीशियंस और बाकी इंजीनियर्स हैं उनको बोलता हूँ, वो वहाँ पर फैक्ट्री बना देंगे। एडमिरल ने बोला, ठीक है जैसन, मैं अभी गिरी पर्वत वाला हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती हूँ। जैसन ने बोला, हमें जल्द ही फैक्ट्री स्थापित करनी होगी। धर्मा ने बीच में बोला, यदि फैक्ट्री बनाना इतना आसान था
तो जैसन ने शरण शहर पर हमला क्यों किया? तारा ने जवाब दिया, क्योंकि वो उन लोगों को बताना चाहता था कि वो किस ताकतवर प्रजाति से मुकाबला कर रहे थे। धर्मा ने कहा, तो क्या इरिट्रिया के लोगों के पास जैसन से युद्ध करने का कोई भी हथियार नहीं था? तारा ने कहा, महाराज और परम गुरु ने इस बार समुद्र तल स्थित परम गुरु के शहर लेनोगे से मुलाकात की। सुनो, बताती हूँ। महाराज इस बार एक विशेष सूट पहने हुए थे ताकि वह आसानी से पानी के अंदर बसे लेनोगे शहर में रह सके। वो लोग एक बहुत विशालकाय मीटिंग रूम में थे। ये वही मीटिंग रूम था जहाँ एडमिरल ने परम गुरु से मुलाकात की थी। एडमिरल को हालांकि किसी भी एक्स्ट्रा सूट की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। महाराज ने कहा, परम गुरु, हमें इस एलियन की राजा को बताना पड़ेगा कि इरिट्रिया के लोगों से पंगा लेना कितना महंगा साबित होगा। परम गुरु ने बोला, बिल्कुल महाराज, हेयस के पास खतरनाक न्यूक्लियर हथियार हैं, तुम उनका इस्तेमाल करो। महाराज ने बोला, परंतु दिक्कत यह है कि वो एलियन अपने स्पेसशिप को लेकर अंतरिक्ष में उड़ गया है और वहीं कहीं है। हमारे पास ऐसे रॉकेट नहीं है जो अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार छोड़ सके। परम गुरु ने बोला, ये सब इन फ्लैशी के कारण हुआ है। क्या उनसे कहें रॉकेट बनाने के लिए? महाराज ने कहा, नहीं, मैं फ्लैशी से कोई भी सहयोग लेने के खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई भी मदद कर सकते हैं। परम गुरु ने कहा, परंतु वो रॉकेट बना सकते हैं। महाराज ने कहा, सामान्य रॉकेट की बात अलग है और ऐसे रॉकेट जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सके उनकी बात अलग है। आप इन फ्लैशी को नहीं जानते। यदि हमने उनको अपने न्यूक्लियर हथियार दिए तो वो उस एलियन के साथ मिलकर हमें ही ख़त्म कर देंगे। वो एलियन को ब्लैक स्टोन दे देंगे। परम गुरु ने बोला, हाँ, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं। हम फ्लैशी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। महाराज ने बोला, मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि 2 बड़े एलियन स्पेसशिप गिरी पर्वत के पास उतरे हैं। वहां पर बहुत मात्रा में ब्लैक स्टोन है। परम गुरु ने बोला, बस फिर ठीक है, उन एलियंस को वहां अपनी फैक्ट्री बनाने दो। हम फिर वहीं हमला करेंगे। तुम न्यूक्लियर हमला करना और हम करेंगे अपने एनिहिलेटर से हमला। धीरे धीरे इरिट्रिया के लोग कुछ प्लान कर रहे थे। हालांकि पूरा प्लान महाराज और परम गुरु पर ही निर्भर था और कोई नहीं था इरिट्रिया में जो एलियंस का मुकाबला कर सकता था। योगी बाबा, फ्लैशी के स्पिरिचुअल गुरु, बोल रहे थे कि एलियंस को ब्लैक स्टोन देकर समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि वो वैसे भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इससे फ्लैशी के खिलाफ दंगे चालू हो गए। कोलार्क एफटीएल शिप में बैठा था। वो प्रीमियम सेगमेंट में बैठा था जो नॉर्मल सेगमेंट से अलग था। उसके इस एरिया में किसी भी नॉर्मल सेगमेंट वाले पैसेंजर का आना संभव नहीं था। एफटीएल शिप का कैप्टन बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे कोलार्क के साथ आए 25 लोग जिनका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ था, उनको अपने शिप में ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एफटीएल शिप शई मून पर लैंड हो रखा था और उसे यूको वर्म होल जाना था। वर्म होल कोड चेक करने के लिए ये शिप कोलार्क ने फैलानी से रेंट पर लिया था। हालांकि कोलार्क ने डबल रेंट दिया था, इसीलिए फैलानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोलार्क किन लोगों को इस एफटीएल शिप में ले जाना चाहता है। कैप्टन ने कोलार्क से बोला, कोलार्क, क्या इन लोगों को ले जाना जरूरी है? कोलार्क बोला, हाँ, यूको वर्म हॉल में मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। कैप्टन बोला, इन लोगों को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई इंजीनियर हैं। ये गुंडे और बदमाश ज़्यादा लग रहे हैं। कोलार्क बोला, इतना परेशान मत हो, तुम अपना काम करो। मैंने फैलानी को पैसे दे दिए हैं। कैप्टन कुछ नहीं बोला। उसको फैलानी का यही एटीट्यूड पसंद नहीं आता था। उसने एफटीएल शिप को लोकल टैक्सी जैसी कमोडिटी बना दिया था। कोई भी पैसे देकर कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता था।
परंतु कैप्टन एक एम्प्लॉय था और उसे ज़्यादा कुछ बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। एफटीएल शिप ने उड़ान भरी। प्रीमियम सेगमेंट में कोलार्क बैठा हुआ था। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड था, कैप्टन का असिस्टेंट जो हुम प्रजाति का था, जिसका नाम ओला था। उसने हर चीज़ चेक कर ली और उसने उन 25 लोगों को जो नॉर्मल सेगमेंट में बैठे थे, उनको अपने अपने छोटे चैम्बर में बंद होने के लिए बोल दिया था। वो लोग सब अपने अपने चैम्बर में चले गए। यूको वर्महोल पहुंचने में एफटीएल शिप को पृथ्वी के समय के अनुसार कुल 110 दिन लगने थे। जो दूरी जैसन ने स्टारगेट शिप से लगभग 100 वर्षों में पूरी की थी, वो ही दूरी एफटीएल शिप मात्र 110 दिन में पार करने वाला था। इसीलिए फैलानी फ्रान गैलेक्सी में सबसे अमीर थी। उसके पास ही इतनी तेज गति के स्पेसशिप बनाने की कला थी। परंतु यदि जैसन ने इरिट्रिया पर कब्जा कर लिया, तो रॉल्फ और जैसन को भी ऐसे एफटीएल शिप बनाना आ जाएगा। और यदि कोलार्क ने इरिट्रिया पर कब्जा कर लिया, तो मेजो कॉरपोरेशन को फ्रान गैलेक्सी में सबसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता था। कोलार्क एक बहुत बड़े आलीशान रूम में बैठा था। एफटेल स्पेसशिप प्रकाश की गति से 100 गुना तेज उड़ रहा था। जल्द ही वो शिप यूको वर्म हॉल पहुंचने वाला था। तभी एक नॉर्मल सेगमेंट में बैठा आदमी अपने चैम्बर से बाहर निकला और प्रीमियम सेगमेंट की तरफ चलने लगा। वो एलिवेटर के नज़दीक पहुंचा और नॉर्मल सेगमेंट से प्रीमियर सेगमेंट जाने के लिए कमांड देने लगा। ओला ने कंट्रोल रूम से देखा कि एक नॉर्मल सेगमेंट का आदमी प्रीमियम सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। ओला फौरन अपनी छोटी छोटी पतली टांगों से जल्दी जल्दी चलता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने मेंढाकार चेहरे पर सलवटें चढ़ाकर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें वहां जाना अलाउड नहीं है। वो आदमी बोला, जो कि क्रीमिया प्रजाति का था, मुझे अभी के अभी कोलार्क से मिलना है, इससे पहले कि वो यूको वर्म होल का कोड चलाए। ओला ने बोला, क्या? आदमी ने बोला, हाँ, कोड में कुछ एरर है। ओला बोला, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ, तुम्हारा प्रीमियर सेगमेंट में जाना अलाउड नहीं है। आदमी बोला, नहीं, मुझे कोलार्क से मिलकर ही बात करनी है। ओला बोला, नहीं मिल सकते। परंतु उस आदमी ने एक ना सुनी। उसने ओला की गर्दन पकड़ी और लिफ्ट में ओला के साथ घुस गया। आदमी खुकार आवाज में बोला, ओला, जिंदा रहना चाहते हो तो प्रीमियम सेगमेंट में मुझे ले चलो, लिफ्ट को कमांड दो। ओला के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कैप्टन ये सब देख रहा था। वो भी प्रीमियम सेगमेंट में पहुंच गया और ओला को अपने साथ में लिए हुए वो आदमी भी प्रीमियम सेगमेंट में आ गया। कोलार्क सोफे पर बैठकर कुछ खा रहा था। उसका बॉडीगार्ड उसके पास था। आदमी ने ओला को एक तरफ फेंक दिया। तेजी से बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ा। बॉडीगार्ड ने अपनी लेज़र गन निकाल ली और बोला, तुम दूर रहो। वो आदमी नहीं माना और तेजी से चलते हुए बॉडीगार्ड के पास आ गया। बॉडीगार्ड ने लेज़र गन फायर कर दी, परंतु वो आदमी एक ट्रेंड फाइटर था। उसने लेज़र किरण को डॉज किया और इससे पहले कि बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता, उसे उठाकर नीचे पटक दिया और उसकी लेज़र गन अपने कब्जे में ले ली। उसने लेज़र गन से बॉडीगार्ड को मार डाला। कैप्टन शॉक में आ गया और चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? उस आदमी ने कैप्टन की तरफ लेज़र गन की। कैप्टन चिल्लाया, तुम मुझे मार दोगे तो ये स्पेसशिप कौन चलाएगा? आदमी मुस्कुराया और उसने लेज़र गन से फायर कर दिया। कैप्टन को समझ आ गया कि उस आदमी को एफटीएल उड़ाना आता है। कैप्टन को लेज़र लगी और वो वहीं मर गया। उस आदमी ने कुछ सेकंड्स में ही 2 लोगों को जान से मार डाला था। उसने ओला को देखा और बोला, तुम्हारा क्या इरादा है? ओला ने बोला, मैं आपके साथ हूँ। एफटीएल शिप किडनैप हो गया था और वो आदमी उस शिप को यूको वर्म हॉल में ले गया। कोलार्क के पास कोड था और कुछ ही समय में वो एफटीएल शिप इरिट्रिया के बिल्कुल नज़दीक था।